तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में अभी डिस्कस करने जाएंगे विच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ मेडिकल एग्जाम्स। दैट इज कॉल्ड अकुलर मोटिलिटी। हमारी आई की जो मूवमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आई की मूवमेंट किस तरह होती है, उनके मसल्स कौन कौन से हैं और फिर उनको कंट्रोल करने वाले कौन कौन सी नर्व है। तो मैं इस तरह करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ बात करता हूँ कि वी हैव क्रेनियल नर्व्स, और आप लोगों को पता है कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो एक से लेके 12 पेयर्स में होते हैं। ठीक है जी, इसमें सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, मैं तीन नर्व्स का नाम लूंगा एंड दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। नंबर वन इज कॉल्ड अकुलो मोटर नर्व, जो आप लोगों को पता है क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड है। इसके बाद एक और नर्व है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। इसका नाम क्या है? ट्रोक्लियर नर्व। और जो ट्रोक्लियर नर्व है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व नंबर फोर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड एब्डूसन्स नर्व। इसको क्या कहते हैं? एब्डूसन नर्व। और जो एब्डूसन नर्व है वो क्रेनियल नर्व नंबर सिक्स है। ये तीन याद रखे, थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर सिक्स। यहाँ पे लिखता हूँ थ्री फोर सिक्स, 346 याद रखे। ये जो थ्री फोर सिक्स है, दीज आर द नर्व विच रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द अकुलर मोटिलिटी। पहले तो याद रखिए जितने भी तीनों नर्व है आर आर प्योर मोटर नर्व। और ये फिर आई के अंदर किन किन मसल को सप्लाई करते हैं, अब उन मसल को डिस्कस करने से पहले इन दो डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब इमेजिन करें ये एक लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, और यहाँ पे इमेजिन करें ये नाक है, ये नोज है, क्योंकि नोज जो है वो आंखों के दरमियान होती है। दिस इज द नोज। तो आई का वो पार्ट जो नाक की तरफ है वो मीडियल है, और जो नाक से बाहर है दैट इज लेटरल। तो इस लेटरल एरिया में मसल का नाम लेटरल रेक्टस है, और यहाँ पे इसके अंदर वाले साइड पे मीडियल रेक्टस होता है। तो एनीथिंग टुवर्ड द नोज इज मीडियल, बट एनीथिंग अवे फ्रॉम द नोज दैट इज कॉल्ड लेटरल। तो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है कि ये मीडियल रेक्टस है क्योंकि ये नाक की तरफ है। ऊपर सुपीरियर रेक्टस है और नीचे इंफीरियर रेक्टस है। सो हाउ मेनी recti are there? There are four recti: lateral rectus, inferior rectus, that is called superior rectus and medial rectus। ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है inferior oblique है, नीचे सुपीरियर ओब्लिक है। देखिए सुपीरियर का मतलब ये है कि ये मसल ऊपर से नीचे आने में हेल्प करती है, बट आंख में नीचे होती है। फिर यहाँ पे आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये हमने डिस्कस की। अब सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि ये वाला मसल जिसको SO4 लिखा गया है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें SO4, तो जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है इट इज इनर्वेटेड बाय सुपीरियर ओब्लिक SO4, दैट इज इनर्वेटेड बाय फोर्थ नर्व जो ट्रोक्लियर है। फिर ये वाला जो LR6 है, लेटरल रेक्टस, दैट इज इनर्वेटेड बाय व्हाट सिक्स नर्व LR6। और जो रिमेनिंग जितने भी नर्व है, जितने भी रेस्ट रेस्ट मीन रेस्ट ऑफ द मसल एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस, रिमेनिंग जितने भी है दे ऑल आर इनर्वेटेड बाय थर्ड नर्व विच इज अकुलोमोटर नर्व। तो लोग कहते हैं कि ओब्लिक गोज अपोजिट, लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक एंड inferior oblique tested when the patient looking right। इसका मतलब जो ओब्लिक है वो अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि इंफीरियर ओब्लिक नीचे की बजाय ऊपर होता है, सुपीरियर ऊपर की बजाय नीचे। इंफीरियर ओब्लिक देखिए अपवर्ड, इंफीरियर ओब्लिक टेस्टेड व्हेन लुकिंग अपवर्ड। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि जैसा कि आप नीचे से फ्लोर से आप ऊपर जाते हैं थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर में, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप ऊपर देखते हैं, तो नीचे से नीचे इंफीरियर ओब्लिक, नीचे से ऊपर जाने में तो इंफीरियर ओब्लिक हेल्प टू गो अप। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उस साइड पे जो मसल है वो सुपीरियर ओब्लिक। एक बंदा है वो किताब पे फोकस नहीं करता, न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं करता, सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसको ब्लरिंग होती है, सुपीरियर ओब्लिक मसल का इशू है। फिर ब्लोड फ्रैक्चर क्या है? ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर है, caused by direct trauma या आई वॉल intra-orbital rim, increase risk of inferior rectus muscle and increase orbital fade and entrapment lead to infra-orbital नर्व इंजरी। तो आप लोगों ने प्लीज यहाँ पे एक चीज याद करनी है विच इज वास्ट इंपॉर्टेंट, और ये बार बार आप लोगों को रिपीट होगी। तो प्लीज यहाँ पे जो हमने डिस्कशन की है उसी को आप लोग गौर से देखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो अकुलर मोटिलिटी है उसके लिए जो मोटर नर्व्स है, वन इज अकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डूसेंस। जो ट्रोक्लियर है इट विल इनर्वेट ओनली वन मसल इन द आई, सुपीरियर ओब्लिक। जो एब्डूसेंस है वो लैटरल रेक्टस, एंड रेस्ट ऑफ द मसल इनर्वेटेड बाई अकुलोमोटर। ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कशन की है अकुलर मोटिलिटी। तो अकुलर मोटिलिटी के लिए हाउ मेनी नर्व्स? ओनली 3 नर्व्स, 3, 4 एंड 6। इसके बाद आते हैं जनाब व्हाट इज स्ट्रैबिस्मस। इसको हम कहते हैं स्क्विंटेड आईज। क्या कहते हैं? स्क्विंटेड आईज। इसको आई मिस अलाइनमेंट कहते हैं या क्रॉस्ड आईज। हम कहते हैं ना बाज औकात कोई बंदा हमसे बात करता है और उसकी आंखों में अलाइनमेंट ठीक नहीं होती तो हम उसको गपशप में कहते हैं बात मेरे साथ करते हैं, देखते कुछ और कहीं और है। तो इसका मतलब इनकी जो आई की अलाइनमेंट है वो खराब होती है। डेविएशन ऑफ आई टुवर्ड द नोज, दैट इज एजोट्रोपिया, the most common type of strabismus in children। और complication इसकी amblyopia, diplopia, adverse psychological impact। amblyopia is lazy eye, decreased visual acuity due to maldevelopment of visual cortex। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप देखने में काफी टाइम लगाते हैं क्योंकि लेजी आई का मतलब कि जो आपकी विजुअल कार्टेक्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। तो आप जिस चीज की तरफ फिर देखते हैं यू विल टेक मोर टाइम by abnormal visual experience early in the life due to strabismus and typically unilateral। तो presbyopia हमने पढ़ा था कि वो एज रिलेटेड विजुअल लॉस है, लेकिन एम्ब्लायोपिया का मतलब होता है इट इज लेजी आई। जब इसमें पेशेंट किसी भी चीज को देखता है इट विल टेक मोर टाइम देन द यूजुअल बिकॉज ऑफ लेजीनेस इन द आई। अब देखिए जो हमने नर्व्स पढ़ी है उनकी पॉलिसीज अगर हम पढ़े दैट इज अगेन सुपर इम्पोर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले अब आते हैं that is called third nerve damage। third nerve क्या है? oculomotor। it has both motor and parasympathetic components। अब common causes include, इसकी डैमेज होने की वजह क्या है? इस्कीमिया है, अंकल हर्निएशन है, एंड posterior communicating artery aneurysm। that is again very very important one। तो इसमें अगर एक पेशेंट है उसमें फॉर एग्जांपल थर्ड नर्व की पॉलिसी है लेकिन इसमें प्यूपिल पे कोई इफेक्ट नहीं है, दैट बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। अगर एक पेशेंट है उसको थर्ड नर्व पॉलिसी है, थर्ड नर्व पॉलिसी के अंदर टोसिस है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट स्क्वेंट है और डायलेटेड प्यूपिल है। अगर ये किसी पेशेंट में आए और द पेशेंट इज कोमाटोस, कोमा में है, उसकी वजह अंकल हर्निएशन है हमने पढ़ा है। और अगर एक पेशेंट सडन ऑनसेट हेडेक के अंदर आ जाए दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनुरिज्म। प्रोप्टोसिस मीन बाहर आंख की निकालना, मतलब आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ द आई, तो वो केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के साथ। और अगर आई के अंदर थर्ड नर्व पॉलिसी बिकॉज ऑफ कंट्रालेटरल हेमीप्लीजिया के साथ आ जाए तो वो मिड ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आ सकता है। देखिए थर्ड नर्व के मोटर आउटपुट टू एक्स्ट्राकुलर मसल अफेक्टेड प्राइमरली बाय वस्कुलर डिजीज लाइक डायबिटीज की वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू सार्बिटोल and that decrease the diffusion of oxygen and nutrient to inferior middle fiber from compromised vasculature that reside on the outer side of the nerve lead to ptosis, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड गेज। अब इधर देखें ये जो एरिया है ना ये, इसमें जो मसल है वो मीडियल रेक्टस है और यहाँ पे जो एरिया है वो लेटरल रेक्टस है। LR6 था याद करें, और जो MR3 है मिड रेक्टस। अब ये जो एरिया है ना ये ब्लैक, ये इधर होता है मिड में। अब ये चाहता है कि मैं उसको अपनी तरफ खींचूं, ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ खींचूं, लेकिन दोनों अगर ठीक है तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर MR3 थर्ड नर्व के अंदर इशू है, ये डैमेज है, ये काम नहीं करता, दैट इज वीक, तो फिर आई बाहर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ। इसको आउटवर्ड डाउनवर्ड गेज कहते हैं। दैट इज द हॉल मार्क ऑफ थर्ड नर्व डैमेज। और अगर ये नर्व डैमेज हो जाती तो फिर ये अंदर की तरफ आता, उसको इनवर्ड गेज कहेंगे। ठीक है जी। और पैरासिम्पथेटिक फाइबर की जो आउटपुट है वो पेरिफेरी में होता है। तो अगर पेरिफेरी में पैरासिम्पथेटिक फाइबर इसकी जनाब हमारे पास इशू आ जाए तो फिर इसके साथ क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक फाइबर खराब होने की वजह से द पेशेंट डेवलप दैट इज कॉल्ड एब्सेंट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। तो जब लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा तो पेशेंट विल हैव ब्लोन प्यूपिल, डायलेटेड प्यूपिल। ठीक है जी। तो जस्ट रिमेंबर दैट। तो एनी पेशेंट हु हैज थ्री थिंग्स, टोसिस, मेट्रियासिस, डायलेटेड प्यूपिल एंड आउटवर्ड डाउनवर्ड गेज, थिंक अबाउट थर्ड नर्व पॉलिसी दैट इज oculomotor nerve palsy। फिर इसके बाद है फोर्थ नर्व पॉलिसी, प्यूपिल इज हायर इन द अफेक्टेड आई। अब देखे ना फोर्थ नर्व सुपीरियर ओब्लिक है, क्या है? सुपीरियर ओब्लिक।
तो सुपीरियर ओब्लिक क्या करता है, ये मतलब ऊपर, ये आंख जो है इसमें ये ऊपर की तरफ गई है। करेक्टरिस्टिक हेड टिल्टिंग टू कंट्रालेटरल अनअफेक्टेड साइड टू कंपनसेट फॉर द लेक ऑफ अफेक्टेड आई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कांट सी द फ्लोर विद फोर। देखिए फोर्थ नर्व है, कांट सी द फ्लोर विद फोर। व्हाई? क्योंकि फोर का काम, सुपीरियर ओब्लिक का काम ऊपर से नीचे की तरफ फोकस करके, मतलब ये है कि विजुअल एरिया को कंट्रोल करना है। और ये बात मैंने पहले से की है कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं उस टाइम पे नीचे फोकस करने वाली जो मसल है वो सुपीरियर ओब्लिक है, वो खराब हो जाए तो वी कांट एबल टू फोकस ऑन दी फ्लोर व्हेन देयर इज डैमेज टू फोर, लाइक डिफिकल्टी डाउन स्टेयर या रीडिंग वगैरह, इसमें फिर हमें इश्यूज आते हैं। ठीक है जी। इस तरह अगर सिक्स नर्व पॉलिसी हो जाए, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिक्स नर्व देके आप लोग को मैं आसान सी मिसाल बताता हूँ कि ये लेटरल रेक्टस है ना, लेटरल रेक्टस है, और ये भी लेटरल है, ये मिडल है, ये मिडल है। अगर ये वाला खराब है ना, लेटरल रेक्टस, और ये बाहर की तरफ आई ना कैंची तो अंदर की तरफ, देखे, अब ये आई है ना, आई, दैट इज द आई। अब ये जनाब नाक है, दैट इज नोज। अगर इधर आई है, दैट इज कॉल्ड ऑफ थर्ड नर्व पॉलिसी। अगर इधर आई है तो ये फोर्थ नर्व, ये हमारे पास हो, देखे, बाहर की तरफ इसको कहते हैं टेम्पोरल साइड। ये क्या है? टेम्पोरल। ये नेजल साइड है ना, मीडियल। तो यहाँ पे मीडियल रेक्टस है, अगर थर्ड नर्व खराब है तो फिर अंदर नहीं कह सकेगी, वो बाहर जाएगी। तो अगर प्यूपिल हमें इधर मिले, दैट इज कॉल्ड CN6 पॉलिसी, CN6। और अगर एक पेशेंट है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि आई जो है उसमें इस तरफ आई है तो वो CN3 पॉलिसी है, और अगर ऊपर गई है तो वो CN4 पॉलिसी है। ठीक है जी। इसको 1 2 3 इस तरह। अफेक्टेड आई अनेबल टू एबडक्ट, देखे ना, इसमें जो अफेक्टेड आई है वो सही तरीके से अबडक्ट नहीं कर सकेगी, एंड डिस्प्लेस मीडियली इन द प्राइमरी पोजीशन ऑफ गाज, ये अंदर की तरफ जाएगी। वजह क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करता हूँ ताकि आप लोग इसको सीखें कि इसका मतलब क्या है। इस चीज को हमने समझना कैसे है वो थोड़ा सा आप लोग गौर से देखें, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक ड्रा करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट वन। देखें, सबसे पहले आप लोग देखें, दिस इज आई, ये आई है, ये नाक वाला साइड है, नोज है। अब ये आई के अंदर प्यूपिल नॉर्मली, दैट इज नॉर्मल आई है भाई, इसको गौर से देखें, दैट इज अ नॉर्मल आई। अब इतना तो पता है, यहाँ पे मीडियल रेक्टस है, यहाँ पे लेटरल रेक्टस है, LR6, और यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक है। अब देख इसको, अगर एक बंदा है वो इस तरह कंडीशन में है, शाबाश, ये आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करें कि आपको आ रही है कि नहीं। इस तरह इसका ये वो ब्लैक पार्ट बाहर की तरफ गई है। फिर एक और आई है, उसको चले हम लेते हैं, दिस इज द आई फॉर एग्जांपल, और इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो अंदर की तरफ आई है। फिर एक आई है इस तरफ, फॉर एग्जांपल दिस इज द आई, उसमें जो ब्लैक पार्ट है वो ऊपर की तरफ गई है। अब देखें, इसका मतलब ये है कि जो अंदर खींचने वाला मसल है वो डैमेज है, थर्ड नर्व काम नहीं कर रहा तो बाहर जाएगा। तो इसको हम CN3 पॉलिसी कहते हैं। हम कहते हैं कि जो आई है डिस्प्लेस लेटरली आउटवर्ड, और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे लेटरल रेक्टस है, अगर वो काम ना करे तो फिर ये अंदर जाएगा। तो ये CN6 पॉलिसी, तो CN6 पॉलिसी में अगर बाहर खींचने वाली फोर्स खत्म हो जाए तो आई ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी, तो उसमें डिस्प्लेस होती है आई मीडियली। और अगर ये ऊपर सुपीरियरली जाए तो उसको CN4 कहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट हैव अ फुल कमांड ऑन इट or proper if you want to pass your exam. Very very easy, just need a little bit focus to make it mark in the exam। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं विजुअल डिफेक्ट्स कौन से हैं, लाइक राइट इनोपिया क्या है, मोनो ऑकुलर विजुअल लॉस, अगर एक साइड की आई की विजन चली जाए इसको राइट एनोपिया कहते हैं, ए मीन एब्सेंट। बाइटेम्पोरल हीमी अनोपिया, मतलब इसमें दोनों साइड की हाफ हाफ टेम्पोरल विजन जाती है। फिर लेफ्ट होमोनीमस हीमियोनोपिया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटनोपिया, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंटिनोपिया, ये दोनों FCPS वाले याद करें, इस पूरे टॉपिक में आप लोग पास हो जाते हैं। कि अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि क्वाड्रेंटियोपिया की जो लीजन है, हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे मैं 10 सेकंड पॉज लेता हूँ ताकि आप लोग उस पर सोचें। चले, सबसे पहले जो क्वाड्रेंटियोपिया है, ऐसी लीजन है जिसका इफेक्ट कॉन्ट्रालेटरल होता है। अगर ये लेफ्ट क्वाड्रेंटियोपिया है, इशू राइट होगी, लेफ्ट है तो इशू राइट होगी। ये बात समझ गए।
नंबर 2, क्वाड्रेंटियोपिया में अगर लेफ्ट अपर अपर आ जाए तो वो टेम्पोरल है, अगर लोअर आ जाए तो वो पैराइटल है। दैट्स इट। अपर क्वाड्रेंटियोपिया टेम्पोरल, अपर क्वाड्रेंटियोपिया टेम्पोरल। देखे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अपर क्वाड्रेंटियोपिया व्हाट, टेम्पोरल, दैट इज टेम्पोरल। लेफ्ट क्वाड्रेंटियोपिया व्हाट इज, शाबाश, दैट इज पैराइटल, दैट इज पैराइटल। ठीक है जी। तो एग्जाम में आता है कि अगर अपर क्वाड्रेंटियोपिया टेम्पोरल, लोअर क्वाड्रेंटियोपिया लोअर, दैट इज कॉल्ड ऑफ पैराइटल, लोअर इज पैराइटल। अब आप लोग कहोगे सर ये तो हम भूल जाएंगे, इसको याद कैसे करना है? तो बहुत आसान है। देखिए आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड PITS, दैट इज कॉल्ड पेट्स। पेट्स इज वेरी स्पेशल निमोनिक। P बार parietal damage will suspected if I for inferior या lower quadrantopia. T is temporal well expected S for superior या upper quadrantopia. तो inferior is lower, superior is upper. So you please must know this type of trick for the exam. और इनमें दोनों में चाहे अपर क्वाड्रेंटियोपिया हो लोअर हो, लीजन अलग अलग है बट दोनों में हम MCA ब्लॉक याद करेंगे, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। फिर लेफ्ट हीमियानोमिया होता है मैकुलर स्पेयरिंग, वो PCA पोस्टीरियर सेरेब्रल है। ठीक है जी। और सेंट्रोस्कोटोमा ये तो मैकुलर लीजन है। विजुअल ऑप्टिक रेडिएशन नियर लूप लोअर रेटिना ट्रेवल टू द टेम्पोरल लोब, loop around inferior horn of lateral ventricle, dorsal optic radiation, superior retinal lobe to parietal lobe। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंटियोपिया आर द की। और जो पेशेंट पिट्यूटरी ट्यूमर में डायग्नोज हो जाए और उस पेशेंट में आप लोग को एग्जाम में आ जाए कि उसमें जनाब हमारे पास पिट्यूटरी ट्यूमर है, लेकिन पिट्यूटरी ट्यूमर के अंदर वो आप लोगों को ये पूछे कि उसको हेडेक है, तो वो बाइटेम्पोरल हिमी अनोपिया का पेशेंट होगा। Cavernous sinus क्या है? It is a collection of venous sinuses on either side of the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों साइड पे नियर टू स्फीनाइट बोन जो कलेक्शन ऑफ वीनस ब्लड होता है जिस एरिया में, उसको केवर्नस साइनस कहते हैं। और इस केवर्नस साइनस को जो ब्लड है वो आई से आती है, सुपरफिशियल कार्टेक्स से आती है, और फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन में जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो अपर लिप्स है ना फेस के अंदर, दिस कॉल्ड डेंजर एरिया, क्योंकि यहाँ पे माइल्डर इन्फेक्शन ये ब्रेन में जा सकती है। इसमें CN3, CN4, V1 दैट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल एंड 6 ये जनाब इस केवर्नस साइनस से पास होते हैं, ये इनको कंटेंट्स। तो अगर आप लोगों से कोई एनाटॉमी में वैसे पूछे कि यार केवर्नस साइनस के कंटेंट्स क्या है, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, इसको मैं लिखता हूँ 5-1। 5-1 मीन फिफ्थ नर्व की पहली ब्रांच और फिफ्थ नर्व की सेकंड ब्रांच और सिक्स नर्व, ये इसके कंटेंट है। और इसके साथ ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इन लोगों ने यहाँ पे भी लिखा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसमें ये है दैट इज केवर्नस पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आल्सो हियर। अब इन सब में जो MCQs है वो ये है, द मोस्ट कॉमन कंटेंट विच कैन बी इन्वॉल्व इन केवर्नस साइनस लीजन, वो सिक्स नर्व है, दैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। याद रखे लेटरल रेक्टस की वीकनेस हो जाती है, और याद रखना है कि वो कौन सी ब्रांच है ट्राइजेमिनल की जो केवर्नस साइनस का कंटेंट नहीं है, वो थर्ड है, दैट इज कॉल्ड ऑफ मैंडिबुलर। केवर्नस साइनस सिंड्रोम क्या है? प्रेजेंट विद वेरिएबल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व की डैमेज है, थर्ड है या सिक्स है। डिक्रीज कोर्नियल सेंसेशन, हॉर्नर सिंड्रोम एंड डिक्रीज मैक्सिलरी सेंसेशन, सेकेंडरी टू पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, कैरोटिड केवर्नस फिस्टुला हो सकता है, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस related to the infection that is spread due to lack of water in the dural venous sinuses। तो कैरोइड साइनस आप लोगों ने याद रखना है कि इसके जो कंटेंट्स है दे आर सुपर सुपर इम्पोर्टेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आस्क इन द एग्जाम। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर आगे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।